तो आज का जो सेशन है उसमें कल अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। एंड बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी, तो हमने इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में समझने की कोशिश की थी कि किस तरीके से इंडिया में एक इकोनॉमिक सिस्टम क्या करता है, काम करता है। ठीक है, बट बिफोर गोइंग फर्दर अबाउट इकोनॉमी, कि इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चर, मेरा हमेशा यही कहना होता है कि आप जब भी कोई चीज को पढ़ रहे हो, स्पेशली इन केस ऑफ सिविल सर्विसेज, यू मस्ट हैव ए स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस, और वो डेवलप होना बहुत जरूरी है आफ्टर डूइंग द क्लासेस। अदरवाइज हमको ये समझ में नहीं आता है कि हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसको हम समअप कैसे करें। एंड इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट विच इज इंटरडिसिप्लिनरी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब आपने इन्फ्लेशन पढ़ तो लिया, बट अगर आप उसके इम्पैक्ट को नहीं समझेंगे, अलग अलग जगह पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके इंटरलिंकेजेस को नहीं समझेंगे, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, तो उसका कोई भी फायदा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो मैं आज आपको एक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाने वाला हूँ, और मैं चाहूंगा आप लोग अपने कॉपी में उसको बनाएं। ठीक है, और बाकी चीजें तो आपको मेरी पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे इज दैट, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो कुछ चीजें हमको यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं पूरी इकोनॉमी में क्या चीजें डिस्कस करने वाला हूँ उसके बारे में मैं आपसे अभी क्या करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। ओके, सो पूरी इकोनॉमी को अगर आप देखें, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को अगर आप देखें, तो दीज आर द 5 एरियाज और द 5 सेक्टर विच वी हैव टू डिस्कस, एंड वी विल लुक इनटू द इम्पैक्ट, इट्स इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सेक्टर, कि अलग अलग सेक्टर में किस तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला जो सेक्टर है इसको हम कहेंगे प्रोडक्शन सेक्टर। क्या कहेंगे? प्रोडक्शन सेक्टर, वो सेक्टर जो प्रोडक्शन करता है किसी चीज का। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और पहले पार्ट को आप क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, या फिर प्राइमरी सेक्टर भी आप कह सकते हैं। दूसरे को आप कहते हैं इंडस्ट्री या फिर सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरे को आप कहते हैं सर्विसेज या फिर टर्सरी सेक्टर। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, या फिर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। ये 3 सेक्टर होते हैं जहां से किसी भी तरीके का डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होता है, दिखाई दे रहा होता है। दूसरा, ये वाला जो सेक्टर है इसको हम कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड का मतलब हम और आप जैसे लोग। ठीक है, तो सोशियोलॉजी में इसको हम फैमिली कहते हैं, बट इकोनॉमिक जार्गन में हम इसको क्या कहते हैं? हाउस होल्ड कहते हैं। हाउस होल्ड में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक पॉपुलेशन है। तो हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मान लेते हैं 125 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर ये पॉपुलेशन है तो इनकी कुछ जरूरतें होंगी, मतलब नीड होगा, और दूसरा, इनके पास कुछ रिसोर्सेस होंगे, मतलब संसाधन होंगे इनके पास। और ये जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली 3 पार्ट में क्या है, डिवाइडेड है। एक को आप कहते हैं लोअर इनकम ग्रुप, क्योंकि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लोगों को किस बेसिस पे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे या डिस्टिंग्विश करेंगे? इनकम के बेसिस पे। तो जो सबसे नीचे आएंगे वो है लोअर इनकम ग्रुप, और जो सबसे ऊपर आएंगे उनको हम कहते हैं हाई इनकम ग्रुप, HIG। क्या कहेंगे? हाई इनकम ग्रुप, और इसको आप क्या कहेंगे? लोअर इनकम ग्रुप। और ये जो बीच वाले सेक्टर है, बीच वाले लोग हैं, उनको हम मिडिल इनकम ग्रुप कहते हैं, MIG। तो LIG मतलब लोअर इनकम ग्रुप, MIG मतलब मिडिल इनकम ग्रुप, और HIG मतलब हायर इनकम ग्रुप। ठीक है, ये जो मिडिल इनकम ग्रुप भी है वो 3 पार्ट में क्या है, डिवाइडेड है।
सबसे नीचे जो आएंगे उनको कहा जाएगा लोअर मिडिल इनकम ग्रुप। मतलब डेफिनेट बात है कि लो इनकम ग्रुप से इनकी सैलरी थोड़ी सी, इनकम थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। दूसरा वाला जो है उसको हम कहते हैं मिडिल मिडिल इनकम ग्रुप, ठीक है। और उससे ऊपर वाला है उसको हम कहते हैं अपर मिडिल इनकम ग्रुप, ठीक, याद रहेगा। लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप। मिडिल इनकम ग्रुप में भी 3 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया गया है, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, मिडिल मिडिल इनकम ग्रुप एंड अपर मिडिल इनकम ग्रुप। इस तरीके से लोग क्या है, इकोनॉमिक बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे लोगों को क्या किया गया है, यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जब मैं रिसोर्सेस की बात करता हूं तो इन रिसोर्सेस को बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं, आपके पास लैंड है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है आपके पास लेबर है। तीसरी चीज क्या है आपके पास कैपिटल है, पैसा है। और चौथी चीज क्या है आपके पास एंटरप्रेन्योर स्किल है, एंटरप्रेन्योर स्किल है, ठीक है। मतलब आप कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करें, एग्रीकल्चर करिए, इंडस्ट्री करिए, सर्विसेज करिए, वहां पे आपको लैंड की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, पैसे की, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इसको आप कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। याद रहेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कोई भी चीज को आपको प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, तो आपको ये 4 चीजों की जरूरत पड़ती है जिनको आप कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या क्या है इसमें? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि इकोनॉमी में जो फंडामेंटल चीज होती है या फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एंड इकोनॉमी किसी की बात करते हैं तो इसमें 2 चीजों का जिक्र होता है। पहला है जिसको आप प्रोडक्शन सेक्टर कहते हैं और दूसरा है कि जिसको आप हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं। उसके अलावा इकोनॉमी में किसी और की जरूरत नहीं होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहां से आप क्या करते हैं, इनको, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो लोग हैं हाउस होल्ड सेक्टर से, आप इनको क्या प्रोवाइड करते हैं? इसको बोला जाता है सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज। क्या बोला जाता है? सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज। वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये जो सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्शन सेक्टर को, उसको बोला जाता है सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज। जैसे आप चाह रहे हैं एग्रीकल्चर करना है तो आपको लैंड चाहिए, आपको इंडस्ट्री लगाना है तो लैंड चाहिए, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्विस सेक्टर में जाना है तो आपको लैंड चाहिए। तो ये चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी? जिनके पास होगा, तो ये पॉपुलेशन के पास ही होगा। तो सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज बोलेंगे, ये कौन सप्लाई करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को क्या करेगा? सप्लाई करता है, ठीक है। अगर आप फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा कि ये आपको यहां से आपको क्या मिलेगा? पेमेंट। तो ये क्या होगा? फैक्टर पेमेंट। क्या कहेंगे इसको? फैक्टर पेमेंट। क्यों? क्योंकि ये जब पैसा देगा आपको तो आपको जो फैक्टर सर्विसेज आपने प्रोवाइड की है उसके बदले में ये पैसा दे रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फैक्टर पेमेंट। लेकिन इनके लिए वो पेमेंट है, बट आपके लिए वो क्या है? इनकम, फैक्टर इनकम। अगर मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो मैं पैसे दे रहा हूं मेरे लिए वो पेमेंट है, लेकिन जो रेंट रिसीव कर रहे हैं या जो टीचर्स को मैं सैलरी दे रहा हूं उनके लिए तो वो इनकम है। तो उसको हम क्या कहेंगे? फैक्टर पेमेंट। और इसको हम क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम। जो आप रिसीव कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम कहते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? आपने फैक्टर सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड की, बदले में क्या हुआ? आपने इनको फैक्टर इनकम क्या किया? दिया, ठीक है। तो इनकम हो गया इनके लिए।
जब आपने फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल किया तो क्या हुआ, यहां पे सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बस एक इमेज आप लोग बना लीजिएगा, बाकी आपको चार्ट में मिल जाएगा। सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स एंड मतलब ये जब एग्रीकल्चर के लिए लैंड लेंगे तो कुछ पैडी उगाएंगे या कोई भी काम करेंगे, इंडस्ट्री में जो भी काम हो रहा है वो प्रोडक्शन करेंगे, सर्विसेज में आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, मतलब ये आपसे अगर आलू ले रहे हैं इंडस्ट्री में और चिप्स बना के दे रहे हैं तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। तो आपको सर्विसेज क्या करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और जब आप प्रोवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। तो कंजम्पशन को हम किससे डिनोट करते हैं, सी। कंज्यूम कौन करेगा, आप लोग करेंगे। कोई चिप्स खाएगा, कोई कुछ और चीजें करेगा, कोई पढ़ाई करेगा, कोई राइस खाएगा, तो ये फाइनल गुड्स एंड कंजम्पशन है। अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो बदले में आप इस सेक्टर को क्या करेंगे, पैसा देंगे, जिसको आप टीआर मतलब टोटल रिसिप्ट। सी इज कंजम्पशन, आप कंज्यूम कर रहे हैं जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस है, बदले में आप उनको क्या देंगे, पैसा देंगे, जिनको आप क्या कहते हैं, टोटल रिसिप्ट। ठीक है, इसी को बोला जाता है, ये जो आप देख रहे हैं पूरा, कि यहां से सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज जा रहा है और बदले में क्या हो रहा है, इनको फैक्टर इनकम मिल रहा है, और आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये आपको दे रहे हैं, बदले में आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं और उसके बदले आप पैसा दे रहे हैं। मतलब ऐसे समझिए, मान लेते हैं इंडस्ट्री सेक्टर है जहां पे आपको एक चिप्स बनाना था, तो फैक्टर सर्विसेज में उनको आपने लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, पैसा दिया, और एंटरप्रेन्योर तो फाइनली जा करके आपने सर्विसेज दी, बदले में इन्होंने आपको पैसा दिया जो आपके लिए क्या है, इनकम है। और वो क्या करेंगे, उससे एक चिप्स का पैकेट बनाएंगे, और उस चिप्स के पैकेट को खाएगा कौन, आप खाएंगे, तो और कंजम्पशन होगा आपका, और खाने के बाद आपको पैसा देना पड़ेगा उसको जो खा रहा है, उसको टोटल रिसिप्ट में कैलकुलेट किया जाएगा। तो पूरे चीजों को जोड़ दिया जाए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज को, तो ओवरऑल आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी को बोला जाता है फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब आप ऐसे समझिए, इसके अलावा इकोनॉमी में आप हैं और कोई इंडस्ट्री है या प्रोडक्शन सेक्टर है, उसके अलावा किसी और की जरूरत नहीं होती है इकोनॉमी में। ठीक है, लेकिन हो सकता है, और क्या होना चाहिए, लगातार, जैसे अभी आप एक पैकेट चिप्स बना रहे हैं, फिर 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, लगातार ये बढ़ते रहना चाहिए। मतलब फैक्टर सर्विसेज की और डिमांड होनी चाहिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विस और बढ़ना चाहिए, पेमेंट ज्यादा होना चाहिए, इनकम ज्यादा होना चाहिए, कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, और इनका भी रिसिप्ट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे क्या होगी, इकोनॉमी बढ़ेगी। ये मेन होता है जिसपे एक इकोनॉमी क्या करता है, काम करता है। लेकिन सपोज करिए किसी वजह से फेमाइन आ गया। ठीक है, किसी वजह से क्या आ गया, फेमाइन। किसी वजह से फेमाइन आ गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो ड्रॉप हो गया। हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि मान लेते हैं साइबर थ्रेट हो गया, कुछ और चीजें हो गई, जिसकी वजह से इंडस्ट्री का क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया है। या हो सकता है कि सर्विस सेक्टर का कोरोना आ गया, तो जिसकी वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और बहुत सारी होटल सर्विसेज क्या हो गई, बंद हो गए। ठीक है, यहाँ पे रोल प्ले करता है। और इससे क्या होगा, आप प्रोडक्शन कम कर देंगे तो फैक्टर सर्विसेज की डिमांड कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो फैक्टर सर्विसेज कम लेंगे, तो फाइनेंस गुड्स एंड सर्विसेज कम होगा, तो पेमेंट कम होगा, तो इनकम कम जनरेट होगा। तो आप जब इनकम ही नहीं होगा तो आप कंजम्पशन कम कर देंगे, तो ओवरऑल रिसिप्ट जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। इसको कम ना हो, इसको बनाए रखने के लिए एक और एजेंसी की जरूरत पड़ेगी आपको, जिसको आप सरकार के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इसकी जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट का काम क्या है। गवर्नमेंट इज एन एक्टर एंड गवर्नेंस इज अ फंक्शन।
तो गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नेंस करना। आपका और मेरा काम नहीं है, ये सरकार का काम है कि वो गवर्नेंस करे। तो कब आप कहेंगे कि गवर्नेंस अच्छा है या खराब है? तो याद रखिए, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ एलिमेंट होते हैं। ठीक, जैसे आप अच्छे स्टूडेंट हैं या नहीं है, आप में पोटेंशियल है या नहीं है, उसके लिए हम टेस्ट लेंगे, तब तो पता चलेगा। वैसे ही गवर्नेंस को अगर आपको देखना है तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? सिक्योरिटी, या जिसको आप डिफेंस भी कह सकते हैं। अगर सरकार आपको इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट दोनों से बचा सके तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ की जो गवर्नेंस है वो बहुत अच्छी है। इंटरनल मतलब जो भी इंटरनल प्रॉब्लम है, चाहे एक्सट्रीमिज्म हो या नक्सलिज्म हो, उससे आपको बचा सके, और उसके अलावा दूसरा कोई कंट्री आपके यहाँ अटैक कर रहा है उससे भी बचा सके, तो हम कहेंगे कि गवर्नेंस अच्छा है। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर जो है अच्छे से बना रहे, उसकी व्यवस्था अच्छी रहे, कानून एवं शासन की व्यवस्था। ठीक है। तीसरा है जिसको आप कहते हैं सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस की जगह हम लोग सिर्फ जस्टिस लिखते हैं, न्याय। और चौथा है वेलफेयर। सरकार का एक काम और क्या है? वेलफेयर। अगर ये चार एलिमेंट सरकार अच्छे से काम कर रही है तो हम कहेंगे कि गवर्नेंस अच्छी है, और उसी एलिमेंट पे हम उनको क्या करेंगे? जज करेंगे। ठीक है। लेकिन जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे आपको पता है थ्री स्ट्रक्चर गवर्नमेंट है, जिसमें आप कहते हैं सेंटर, दूसरा जो है उसको आप क्या कहते हैं? स्टेट, और तीसरा जो है उसको आप कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, जिसको आप पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सरकार का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम क्या है? कि वेलफेयर का काम करना। किसके लिए? आपके लिए। तो क्या काम करेगी आपके लिए? वेलफेयर का फंक्शन क्या करेगी? वेलफेयर वाला काम करेगी आपके लिए। किसके लिए करेगी? जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है और जो लोअर इनकम ग्रुप है, इन दोनों के लिए क्या करेगी? गवर्नमेंट इसका काम करेगी। ठीक है। क्योंकि अगर किसी चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या कुछ चीजें हो रही हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके लिए वेलफेयर का क्या करे? काम करे। तो जो बच्चे 15 ईयर्स से कम हैं और 59 ईयर्स से ज्यादा हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, उनके लिए वेलफेयर का काम करना होगा। तो दुनिया भर की जो स्कीम्स होती हैं वो कहीं ना कहीं इनको टारगेट कर रही होती। ठीक। लेकिन अब यहीं पे एक बात और आती है। मान लेते हैं किसी वजह से प्रोडक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? कंजम्पशन कम हो रहा होगा। अब किसी वजह से, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री है। सीमेंट का क्या हो रहा है? लगातार कंजम्पशन बढ़ रहा था, तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ज्यादा हो रहे थे, ज्यादा डिमांड हो रही थी, ज्यादा पेमेंट हो रहा था, उनकी ज्यादा इनकम क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। लेकिन फिर किसी वजह से एक रिसेशन आ गया, कोई भी वजह रहा, जिसकी वजह से फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। तो इंडस्ट्री अगर प्रोडक्शन कम कर देगी, जैसे ऐसे समझिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे अलग लेके जाऊंगा फिर। जैसे ही आप अपना प्रोडक्शन को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा? जैसे मान लेते हैं आप पहले 100 बैग ऑफ क्या प्रोड्यूस करते थे? सीमेंट। और अब आप 200 बैग सीमेंट क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपको लोग ज्यादा चाहिए होंगे उसको प्रोड्यूस करने के लिए। इसका मतलब ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं। आपको ज्यादा इंजीनियर चाहिए होंगे, ज्यादा लोग चाहिए होंगे। ठीक है। यहाँ कार भी आप सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। यहाँ पे मैं सीमेंट का एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। और 100 की जगह 1 लाख कर लीजिए आप। ठीक है। तो आप ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। इंप्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे तो सोसाइटी में क्या जनरेट होने वाला है? इनकम जनरेट होगा। अब सारे इंजीनियर जो हैं उनको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा कार बनेगी, ज्यादा
सॉफ्टवेयर कंपनी खुलेगा, ज्यादा स्टार्टअप खुलेगा, ज्यादा बैंक्स खुलेंगे तो आपको रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो बदले में आपको क्या मिलेगा? इनकम होगा। अगर आप इनकम आपका जनरेट होगा तो आप कंजम्पशन भी करेंगे। आप मोबाइल खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, तो कंजम्पशन भी आप क्या करेंगे? बढ़ाएंगे जब आपके पास इनकम होगा। कंजम्पशन के साथ साथ आप सेविंग्स भी करेंगे। पहले आपके पास कोई सेविंग नहीं था, लेकिन आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम की कंज्यूम करने के बाद जो पैसे आप बचाएंगे उसको सेविंग करेंगे। जब आप सेविंग करेंगे और साथ ही साथ आप क्या करेंगे? उस सेविंग को इन्वेस्ट भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट होगा आपका। हो सकता है कि आप घर खरीदें, एक इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड खरीदें, एक इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होते हैं। एक इन्वेस्टमेंट जिसको आप समझते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कार, मोबाइल फोन और जो भी चीजें जहां पे भी आप पैसे जनरेट कर सकते हैं। और एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज और अच्छा कोचिंग और अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे, ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ में। तो फिजिकल और सोशल दोनों इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आपने आज घर खरीदा है तो आपको इनकम और ज्यादा जनरेट होगा, और आपने अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ाया है, अच्छा शिक्षा दिया है, एजुकेशन दिया है, हेल्थ दिया है, तो फ्यूचर में वो आपकी इनकम को, फ्यूचर में जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब एक तरीके का क्या है, फ्यूचर इनकम बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया? प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा क्रिएट होगा, और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो इनकम और ज्यादा बढ़ेगी। तो आज से पहले लोगों की इनकम बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इनकम देखिए लोगों की बढ़ रही है। तो कंजम्पशन बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और फ्यूचर में आपकी इनकम और ज्यादा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इस तरीके से क्या होता है, लगातार जो साइकिल है वो चल रहा होता है। लेकिन मान लेते हैं किसी वजह से सीमेंट इंडस्ट्री का क्या हो गया? प्रोडक्शन कम हो गया। कम हो जाएगा तो आपको पता है एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगा, इनकम कम हो जाएगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा, सेविंग कम हो जाएगा। एक और बात जो मैं इसमें ऐड करना भूल गया, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी तो बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा, और अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर प्रोग्राम में खर्च करेगी। तो पहले आप देखिए एजुकेशन और हेल्थ के लिए बहुत सारे स्कीम्स नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट के इनकम बढ़ रहे हैं उस तरीके से वेलफेयर स्कीम्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे स्कीम्स। और क्या होगा? हमारे देश की जो जीडीपी है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा टैक्स देंगे, उतना ज्यादा, जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा उतना ज्यादा आप टैक्स देंगे, जितना ज्यादा आप कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा आप टैक्स देंगे, जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आप टैक्स देंगे। ठीक है, तो एक तरीके का आप देखिएगा एक साइक्लिक प्रोसेस हमको यहाँ पे दिखाई देता है। इसी वजह से प्रोडक्शन को लगातार बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन किसी वजह से मान लेते हैं इंडस्ट्री में, एक सीमेंट इंडस्ट्री को लेते हैं, उसका प्रोडक्शन कम हो गया, तो सरकार यहाँ पे इंटरवीन करती है और सरकार कहेगी कि हम आपसे क्या करेंगे? उन चीजों को खरीदेंगे। मान लेते हैं 200 बैग, 100 बैग की जगह अब अगले साल 80 बैग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कम ना हो। अगर वो कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट से लेकर, इन्वेस्टमेंट से लेकर, इनकम से लेकर, कंजम्पशन सब कम हो जाएगा। तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी? खुद परचेस करेगी, और परचेस करके क्या करेगी? लोगों के लिए इंदिरा आवास योजना या किसी तरीके की हाउसिंग स्कीम, स्वच्छ भारत, बाथरूम, सैनिटेशन कुछ भी बनाएगी, जिससे कि क्या हो जाए? प्रोडक्शन बना रहे, या प्रोडक्शन बढ़ भी सकता है, या कम से कम उस लेवल पे तो बना रहे। अगर सरकार प्रोडक्शन कर रही है तो बदले में ये उनको क्या करेगी? पैसे भी देगी। ठीक है, पैसा भी क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी। इससे क्या होगा? ये जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि सरकार जब ये काम कर रही है तो सरकार को भी कहीं से पैसे की क्या होगी? जरूरत होगी। तो सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे? तो सरकार के पास पैसे आएंगे प्रोडक्शन सेक्टर से। ठीक, किस रूप में? एक आप कहते हैं, जिसको आप कहते हैं क्या?
इनडायरेक्ट टैक्स, और उसकी जगह पे इनडायरेक्ट टैक्स को मैं अब क्या लिख सकता हूँ, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में सरकार के पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे प्रोडक्शन सेक्टर से। वो अलग बात है कि एग्रीकल्चर जो है वो टैक्स फ्री है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इंडस्ट्री और सर्विसेज तो पैसा देंगे, तो प्रोडक्शन सेक्टर का क्या है, वो पार्ट है, तो वहां से पैसा आएगा। दूसरा चीज, जब आप एक इनकम पैसे कमाते हैं, जब इंडस्ट्री पैसा कमाता है, ठीक है, इंडस्ट्री का मतलब पूरा प्रोडक्शन सेक्टर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो या इंडस्ट्री की जब हम बात करें, तो एक पैसा देती है जिसको आप बोलते हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। तो कॉर्पोरेट इन देखिए दो टाइप की टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाए। जब आप कोई सामान खरीदते हैं, तो जो पैसा आप देते हैं सामने वाले को, दुकान वाले को, वो उसकी जेब में नहीं जाता है, बल्कि वो होलसेलर, और होलसेलर से फिर जहां पे प्रोडक्शन हुआ है वहां पे, मतलब कि पैसा फाइनली आप दे रहे हैं, बट उसमें टैक्सेस बाकी लोगों ने भी क्या किया है, पटाया हुआ है। तो वो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स आपके ऊपर लगता है, जैसे आप मोबाइल फोन खरीदी या कोई भी चीज खरीदी, तो जितने इनडायरेक्ट टैक्स है उसको एक करके जीएसटी कर दिया गया है, जिसको आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। लेकिन दूसरे तरीके का जो टैक्स होता है उसको आप कहते हैं इनकम, पर्सनल इनकम टैक्स, या मैं बोलूं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये हुआ कि जब आपका जॉब कहीं पे लगता है, तो आपकी एक इनकम होती है, और इनकम आपकी 2.5 लाख से ज्यादा, या मैं कहूँ 5 लाख से ज्यादा होती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो वो जो टैक्स है, जो आईटीआर आप भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, वो आपका क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि डायरेक्टली आपको मिल रहा है और आप ही उसको पे कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं, आप जब मोबाइल खरीदेंगे, और मोबाइल के पीछे टैक्स किसने दिया होगा, रिटेलर, फिर होलसेलर, फिर प्रोड्यूसर ने दिया होगा, फाइनली आप दे रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली आपके ऊपर क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो जीएसटी को क्या किया गया है, सिंप्लीफाई किया गया है, मैं कहूँ इनडायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाई किया गया है। बट जो डायरेक्ट टैक्स है, वो आपकी तरफ से भी क्या होता है, सरकार को मिलता है। तो किस रूप में मिलता है, पर्सनल इनकम टैक्स। तो आपके फादर अगर जॉब में हैं, तो वो एक अपनी सैलरी में क्या करते हैं, टैक्स क्या करते हैं, देते हैं हर साल। वैसे ही कॉरपोरेट क्या करती है, जब कोई इनकम कमाती है, कॉर्पोरेट के टर्नओवर पे टैक्स नहीं लगता है, जो इनकम वो कमा रही है, उस इनकम पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, वही स्लैब के हिसाब से। 2.5 लाख वालों का अलग, 5 लाख वालों का अलग, 10 लाख वालों का अलग, इस तरीके से एक टैक्स के स्लैब में आप आते हैं। तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स और जीएसटी के थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे होते हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है, इस पैसे से वेलफेयर का काम करती है लोगों के लिए। ठीक है, चाहे अलग अलग तरीके की स्कीम्स को ले लीजिए, हर एक स्कीम जो लॉन्च कर रही है एक तरीके का वेलफेयर स्कीम्स है फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री। और उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, आपसे आएगा और प्रोडक्शन सेक्टर से आएगा। ठीक, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आता है, और गवर्नमेंट बजट वजट भी बनाती है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो सेक्टर है, इसका क्या रोल है, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे जितने भी तरीके के फाइनेंस से रिलेटेड, चाहे वो कैपिटल मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, बैंक है, हर तरीके की चीजें यहाँ पे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या करते हैं, देखते हैं। इसका क्या काम होता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ये हाउस होल्ड सेक्टर है, तो ये लोग जो भी कंजम्पशन करेंगे, उसके बाद कुछ पैसा इनके पास बच जाएगा, तो उस पैसे को क्या करें, बैंकों में, म्यूचुअल फंड में, या कहीं ना कहीं पे क्या करेंगे, पैसे को लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो इनकी जो सेविंग्स है, किसकी, सेविंग ऑफ हाउस होल्ड, अपनी सेविंग्स को जो जमा कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, सेविंग ऑफ हाउस होल्ड। सरकार के पास भी सेविंग्स होगी, तो इसको आप क्या कहेंगे, सेविंग ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहेंगे, सेविंग ऑफ गवर्नमेंट। और ये जो प्रोडक्शन सेक्टर है, हो सकता है कि स्टील इंडस्ट्री के पास पैसा हो तो वो जमा करना चाहे, लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री को पैसे की जरूरत हो तो सीमेंट इंडस्ट्री पैसा लेना चाहे, लेकिन आपको पता तो है नहीं कि किसके पास पैसा है और कहाँ जमा करना चाहिए, तो कोई पैसा जमा करेगा,
जो भी इंडस्ट्री जमा करेगी उसको आप क्या कहेंगे? सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट, सेविंग ऑफ हाउस होल्ड, सेविंग ऑफ गवर्नमेंट और सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट। ठीक है, अब तीनों को अगर आप ऐड कर देते हैं, किसको? सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट, सेविंग ऑफ गवर्नमेंट और सेविंग ऑफ हाउस होल्ड, इन तीनों को जब आप ऐड कर देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। हिंदी में इसको सकल घरेलू बचत भी कहा जाता है, बट ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग, ओवरऑल सेविंग जो आपके देश में हुई है, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं तीनों ने सेविंग्स की और सेविंग करने के बाद कितना रुपए जनरेट हुआ? 100 रुपीज। 100 लाख करोड़, कुछ भी आप सोच सकते हैं, बट अभी के लिए हम ये मान रहे हैं कि 100 रुपए सेविंग के रूप में क्या हुआ है? जनरेट हुआ है। तो 100 रुपीज सेविंग के रूप में जनरेट हुआ है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या है? आपने जब यहाँ पैसे रखे हैं तो बदले में आपको कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट देगा ही। तो ये क्या करेगा? इस पैसे को अपने पास ना रख करके इस पैसे को क्या किया जाएगा? इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? तो हो सकता है कि कोई कोचिंग वाला पैसा जमा करे और कोई कोचिंग नया ओपन करने के लिए पैसा ले। हो सकता है कि कोई बैंक, कोई सीमेंट इंडस्ट्री वाला पैसा जमा करे और कोई स्टील इंडस्ट्री वाला पैसा लेने आ जाए। तो अलग अलग लोग पैसा लेने भी आएंगे और जिनके पास ज्यादा होगा जमा करने जाएंगे। तो जो लेने आएंगे या जो पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से प्रोडक्शन सेक्टर में जाएगा उसको आप क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट। और पूरा पैसा जो जा रहा है ओवरऑल, अलग अलग इंडस्ट्री हर तरीके का जो पैसा ले रही है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में हुआ है उसको क्या कहा जाता है? सकल घरेलू निवेश, ग्रॉस डायरेक्ट इन्वेस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब 100 रुपए में हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी में 80 रुपए की ही क्या हो, 80 रुपीज की ही जरूरत हो। तो 20 रुपीज इनके पास बच गए, लेकिन इस पैसे में इनको क्या करना है? इंटरेस्ट देना है किसको? जो भी पैसा जमा किया हुआ है। तो इस पैसे को वो क्या करेंगे? दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर देंगे। 20 रुपीज क्या करेंगे? दूसरे देशों में क्या किया जाएगा? इन्वेस्ट कर दिया, वहां के बॉन्ड खरीद के, वहां के स्टॉक मार्केट में पैसा लगा करके किसी तरीके से क्या किया जाएगा? इन्वेस्ट। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में पैसे की डिमांड नहीं है उतनी। लेकिन मान लेते हैं कि हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी में हमको 180 रुपीज की क्या हो जाए? जरूरत हो जाए, और हमारे पास 100 रुपए है। तो हम दूसरी कंट्री से पैसे क्या कर सकते हैं? वो लोग भी म्यूचुअल फंड या फिर एफडीआई या किसी रूप में पैसे को क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे। तो 80 रुपीज हम क्या करेंगे? वहां से मंगा लेंगे। ठीक है, तो ये जो पैसे का फ्लो हुआ, ये जो पैसे का फ्लो हुआ दूसरी कंट्री के साथ, इसको मैं कह सकता हूं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे देश मतलब बाकी जितना भी विश्व है उसके साथ जो भी ये फ्लो हुआ है पैसे का, कैपिटल का, इसको हम कहते हैं क्या? कैपिटल अकाउंट। क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब जहां पे पैसे का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, पैसा हम दे रहे हैं तो एफडीआई के रूप में हमने क्या किया? दूसरे देश में लगा दिया है। और हो सकता है कि कई कंट्री हमारे कंट्री में एफडीआई के रूप में पैसा इन्वेस्ट किए हुए हों। तो पैसा का वहां जाना और पैसे का आना, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हो सकता है कि आपको एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को क्या करना है? बढ़ाना है। एग्रीकल्चर में क्या करना है? प्रोडक्शन बढ़ाना है। उसके लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अमेरिका में बनी हुई है, अगर वो आपकी कंट्री में आ जाए तो एग्रीकल्चर में आपका प्रोडक्शन 100 क्विंटल से 500 क्विंटल हो सकता है पर हेक्टेयर। तो वो वाली टेक्नोलॉजी या वो वाली मशीन आप क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो वाली मशीन क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट कर सकते हैं। एम डिनोट्स फॉर इंपोर्ट। ठीक है, वहां से आपने क्या किया? मंगा लिया।
ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ किसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल का, ठीक है, या सॉफ्टवेयर का, तो आप उसको क्या करेंगे, बेच देंगे या एक्सपोर्ट कर देंगे दूसरे देशों में। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, एक्स से मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आपने क्या कहा, इंपोर्ट। आपने कोई सामान अगर अपने कंट्री में क्या किया, गुड्स और सर्विसेज अगर आपने मंगाई तो उसको इंपोर्ट कहा जाएगा। और आपने दूसरे कंट्री में गुड्स और सर्विसेज को क्या किया, भेज दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे, ठीक। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको कहा जाता है करेंट अकाउंट। वो कौन से खाते में लिखा जाता है, करेंट अकाउंट। और पैसे का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दूसरे देशों के साथ। तो मान लेते हैं दूसरे देश में, एक देश मान लेते हैं कि अमेरिका है, तो अमेरिका के अंदर भी ये चार चीजें होंगी, क्या क्या, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहां भी ऐसा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इकोनॉमी में जब आप देखेंगे तो उसके इंटरलिंकेजेस को समझना हमको बहुत जरूरी है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ, जहां से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज हो या फिर वो क्या हो, कैपिटल हो, पैसा हो, ठीक है। और ये जो करेंट अकाउंट है, ये जो करंट अकाउंट है और जो कैपिटल अकाउंट है, ठीक। करंट अकाउंट मतलब जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, और कैपिटल अकाउंट का मतलब जहां पे पैसे का, कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर में आएगा। और गुड्स और सर्विसेज करंट अकाउंट के अंदर में आएगा। इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो इसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको आप भुगतान संतुलन भी हिंदी में कह रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये पूरी इकोनॉमी का क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक। अब इसमें मान लेते हैं किसी भी जगह पे, फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, अभी क्या हो रहा था, रियल एस्टेट सेक्टर अगर आपको याद हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा और कुछ बताना चाहूँ, तो रियल एस्टेट सेक्टर आपको याद होगा, यहाँ पे अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 8.5 टू 9 के बीच में वेरी करता था। लेकिन अभी हर जगह होर्डिंग्स में आप देख रहे होंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.90 हो गया है। मतलब क्या किया, आरबीआई ने, बैंकों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया है, कम कर दिया। क्यों, क्योंकि रियल एस्टेट की डिमांड क्या हो गई थी, कम हो गई थी। और अगर आप लोन सस्ता कर देंगे तो हो सकता है कि जो लोगों के पास घर नहीं है या जो इसके पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, वो लोग क्या करे, उन चीजों की डिमांड को क्या करते, बढ़ा दे। तो प्रोडक्शन, अगर वो डिमांड बढ़ जाएगा तो ये वाला प्रोडक्शन भी तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ज्यादा घर बनने लगेंगे। और घर बनने लगेंगे तो और ज्यादा लोगों को रोजगार, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की जरूरत पड़ी, और ज्यादा इनकम जनरेट होगा। और जब इनकम जनरेट होगा तो और ज्यादा आप कंज्यूम करेंगे, घर खरीदेंगे, ठीक है। खरीदेंगे तो उनके पास क्या होगा, टोटल रिसिप्ट, पैसा क्या करेगा, पहुंचेगा। और टाइम पे वो अपना इंटरेस्ट जिन्होंने बैंकों से लिया है उसको टाइम पे दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हर एक सेक्टर का कोई भी घटना अगर घटती है किसी भी जगह पे, उसका इफेक्ट आपको दिख रहा होगा कब, जब आप इंटरलिंकेजेस को देख पाएंगे कि किस तरीके से चीजें क्या है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। और इकोनॉमी में एक चीज याद रखिएगा, आप प्रोडक्शन सेक्टर समझ लीजिए, बजट समझ लीजिए, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो वी हैव टू understand the concept also, and at the same time we should try to understand its impact on different sectors of economy, ठीक है। कि गवर्नमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों पे क्या पड़ेगा, और लोग में भी लोअर इनकम ग्रुप और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप पे क्या पड़ेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे क्या पड़ेगा, दूसरी कंट्री के साथ जिसका हमारा ट्रेड होता है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो जो सेक्टर है जहां पे आप ये काम कर रहे हैं उस पर किस तरीके का इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का। और इन्हीं सारी चीजों को हम लगातार क्या करेंगे, बात करेंगे, डिटेल्ड में बात करेंगे। जहां पे गवर्नमेंट में हम बजट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे,
और यहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, एक स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का। बट आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट हो, आपको लगता है कि ये बात हमको समझ में नहीं आई है, हालांकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होंगे, आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पहली बार सुना होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आने वाली क्लासेस में इनको डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता था, वो आपको समझ में आया या नहीं आया। या साक्षी, टेल मी, आपको कोई डाउट है, समझ में आया इसलिए आपने हाथ रेस किया है या? सर ये जो आपने यहाँ पे बताया ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसमें हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है, बट इनफ्लो नहीं समझ में आया, मतलब बाहर का कोई हमारे पे क्यों इन्वेस्ट कर रहा था वाला। ओके ओके, ठीक है। दो तीन सेंस में मैं इसको आपको बताऊंगा। अमेजॉन कहाँ की कंपनी है? यूएस की कंपनी है, बट दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। ठीक है, वाई? क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स वो दिखते हैं। पहला आपका जो इंक्लिनेशन रहेगा, आप अगर अंबिकापुर से हैं तो आप अंबिकापुर में ही कोई काम करना चाहेंगे या इन्वेस्ट वहीं करेंगे। लेकिन आपको लगेगा कि यार इनकम प्रोस्पेक्ट्स वहां पे उतने अच्छे नहीं है, बाहर भी हम कर सकते हैं, लुकिंग इनटू योर कैपेसिटी, तो आप वहां भी इन्वेस्ट करेंगे। सिमिलरली जो लोग बड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल अमेजोन, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट, ये लोग क्या करते हैं, दूसरी कंट्री में जाकर के इन्वेस्ट करते हैं, और इसी को आप एफडीआई के नाम से जानते हैं, जिसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, पेटीएम हो, ये जितनी भी कंपनियां हैं, सब में क्या करते हैं, अलग अलग जगह के जो इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, ठीक है, वेदर इट इज टेंसेंट और अलीबाबा और सॉफ्ट बैंक, ये लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो निगेटिव है। इंटरेस्ट रेट नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास आज 1 CR है, 1 करोड़ रुपए है, तो आज से कुछ साल पहले व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, तो उस समय 2 रुपए 4 आने या 10 रुपए की भी बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं स्कूल में था, तो यू नो द समोसा इज वेरी फेमस काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट इन इंडिया। लोग बाहर जाते हैं तो लोग जनरली प्रेफर करते हैं, तो पहले 2 रुपए में मिला करता था, एंड आई होप टुडे इट इज 10 रुपीज। बट उसका साइज वही है, बट क्या हुआ है, पैसे की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई। तो व्हेन यू हैव 1 करोड़ रुपीज, 2 करोड़ रुपीज, 500 करोड़ रुपीज, तो आपको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम पैसे की वैल्यू लगातार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि रायपुर जैसी जगह पे या अंबिकापुर जैसी जगह पे भी फ्लैट बिकेंगे, वो भी कॉस्टली, बट इट इज ट्रू नाउ। तो उसके साथ साथ क्या होता है, पैसे की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस पैसे को अपनी जब पास रखने की जगह आप उसको इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। सो इन इंडिया व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू बैंक एंड यू विल डिपॉजिट देयर। अब बैंक में जाएंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर मार्केट में लगाएंगे। लेकिन जिनके पास पैसे ज्यादा हैं वो क्या करेंगे, वो उन पैसों को दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी कंट्री में भी कौन, पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उन कंट्री में जहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बैंक में पैसे जमा करने होंगे तो पहला चॉइस हो सकता है आपका एसबीआई हो। वैसे ही जब किसी कंट्री को कहीं इन्वेस्ट करना है तो पहला चॉइस उनका क्या हो सकता है, यूएस या यूरोपियन कंट्री जो डेवलप कंट्री है, क्योंकि आपको लगता है कि उनके डूबने के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो सिमिलरली जब आपके पास पैसे हैं और आपको पता है कि पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट समवेयर रादर देन कीपिंग इट इनटू योर अकाउंट। तो आप उसको क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए आप देखिएगा स्टार्टअप में लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पैसे को रखे रखे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वहां के बैंक में पैसे जमा किए तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है,
2%. For example, in US it is 2%, and I think it's around 0% in Japan. 0%, आप पैसे जमा किए हैं तो आपको बदले में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इंडिया में भी आप देखिए आज 5% के आसपास आपको फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो कभी 9% और 10% हुआ करता था। तो 5% के लिए आप बैंक में पैसा जमा नहीं करना चाहेंगे। तो आप सोचिए कि यूएस में 2% के लिए और जापान में 0% के लिए कोई जमा नहीं करेगा, बट स्टिल यू कैन डिपॉजिट अगर वहां पे इन्फ्लेशन कम हो। जैसे एक सामान है, उसकी कीमत 100 रुपीज है, और 100 रुपीज, और अगर वहां पे इन्फ्लेशन 10% है तो उसकी कीमत अगले साल 110 रुपए हो जाएगी, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ेगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कहीं आप रेंट पे कोई जगह लेते हैं तो हर साल 10% का एक इंक्रीमेंट रखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि 10% महंगाई है। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में 10% है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मान लेते हैं किसी जगह में 10% इन्फ्लेशन है, तो हर साल उसकी कीमत 10% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 100 से 110 रुपए हो गए। लेकिन आपने उसी पैसे को अगर बैंक में रख दिया और बैंक वाला आपको 8% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो अगले साल आपके पैसे की कीमत कितनी हो गई, 108 रुपीज। लेकिन आप कहीं इन्वेस्ट करते तो वो कितना हो जाता, 110 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वहां पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, दैट इज इन रियलिटी इट इज -2%। क्योंकि अगर आपने कोई चीज खरीदा होता, कहीं इन्वेस्ट किया होता, तो 110 रुपए मिलता, और बैंक में आपने पैसा जमा किया तो 108 रुपए। तो व्हाई एनीबडी विल डिपॉजिट मनी इन द बैंक? दैट मींस प्रैक्टिकली इन रियलिटी इट हैज अ -2% नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। तो लोग वहां पे पैसे क्या करेंगे, जमा नहीं करेंगे। सो व्हाट दे विल डू, दे विल टेक आउट देयर मनी एंड दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। छोटा पैसा है तो आप बैंक में जमा करेंगे, और वहां पे जो स्टॉक मार्केट है और वहां पे जो कैपिटल मार्केट है वहां इन्वेस्ट करेंगे। और बड़ा पैसा है तो आप दूसरी कंट्री में भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दे कम टू कंट्री लाइक इंडिया, which is a developing economy, where they find lot of possibility to invest। ठीक है, तो ये बात समझ में आई या नहीं आया, whether you got the answer or not? मिल गया जवाब? ठीक है, और किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड देन। ये आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, आपने नहीं भी बनाया होगा देन यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ठीक है, कम से कम आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए इसको। ठीक है, इन द कमिंग क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस इट वेरी फ्रिक्वेंटली। ठीक है, ओके। सो इन लास्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके सिस्टम मैकेनिज्म के बारे में, जहां पे मैंने आपको मार्केट प्राइस मैकेनिज्म, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म और मिक्स्ड प्राइस मैकेनिज्म के बारे में बात किया था। एंड टुडे वी हैव अ डिस्कशन रिगार्डिंग द होल स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। मींस हु आर द स्टेक होल्डर, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व्ड हैं, एंड व्हाई दे आर इन्वॉल्व्ड, एंड व्हाट आर देयर रोल्स इन द इकोनॉमी। और जब भी हम किसी चीज को पढ़ेंगे तो हम इनको बाकी सेक्टर से भी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो थोड़ी देर पहले जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया हुआ था, उसी में इसको आप प्रोडक्शन सेक्टर मान लीजिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, ये गवर्नमेंट है। ठीक है, और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। और हम यहाँ पे दो चीजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आई टोल्ड यू द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी, कि प्रोडक्शन सेक्टर की जरूरत होती है और हाउस होल्ड की। और हाउस होल्ड भी किस टाइप में डिवाइडेड रहता है, इनकम के बेसिस पे, हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप। और मिडिल में भी 3 तरीके के इनकम ग्रुप होते हैं, और इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ये फैक्टर सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्शन सेक्टर को, बदले में क्या कर रहे हैं, फैक्टर पेमेंट आपको दे रहे हैं। उसके अलावा ये फाइनली आपको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और बदले में आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके बदले में आप इनको पैसे दे रहे हैं, टोटल रिसिप्ट। इसको बोला जाता है, ये जो सर्कुलर फ्लो दिखा आपको, ठीक है, इसको बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब इनकम का क्या हो रहा है,
सर्कुलर फ्लो हो रहा है। यहाँ से आप लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर दिए, बदले में आपको पेमेंट मिला, फिर इन्होंने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दिया, आपने कंज्यूम किया तो बदले में आपने इनको पेमेंट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विच इज हैपनिंग बिटवीन प्रोडक्शन सेक्टर एंड हाउस होल्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, CFOI या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये आपको मिल जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, ये बना हुआ है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, बिफोर मूविंग अहेड, मैं आपको यहाँ पे 3 टाइप की इकोनॉमी के बारे में बताना चाहता हूँ। इकोनॉमी जो होती है वो 3 टाइप की होती है मेनली। एक होता है जिसको आप कहते हैं सरप्लस इकोनॉमी, और एक होता है जिसको आप कहते हैं सबसिस्टेंस इकोनॉमी, और एक आप कहते हैं जिसको डेस्टिट्यूट इकोनॉमी। ठीक है, क्या कहते हैं, डेस्टिट्यूट इकोनॉमी। सरप्लस इकोनॉमी किसको कहते हैं, सरप्लस इकोनॉमी उसको कहते हैं जहां पे प्रोडक्शन लेवल, कोई ऐसी इकोनॉमी या कोई ऐसी कंट्री जहां पे प्रोडक्शन लेवल इतना हाई है कि आफ्टर मीटिंग द their present need they have lot of surplus left in their economy। ठीक है, lot of surplus left in their economy, तो हम उसको कहते हैं कि वहां पे क्या है, सरप्लस इकोनॉमी है। ठीक है, लेकिन सबसिस्टेंस इकोनॉमी क्या कहते हैं, वहां पे प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन, जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना ही आपका कंजम्पशन है, मींस आफ्टर मीटिंग योर नीड नो सरप्लस इज लेफ्ट, तो उसको आप क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस इकोनॉमी। और एक होता है डेस्टिट्यूट इकोनॉमी, मतलब आपका प्रोडक्शन लेवल इतना कम है कि आपका जो प्रेजेंट कंजम्पशन नीड है वही फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम कहते हैं डेस्टिट्यूट इकोनॉमी। 3 टाइप की इकोनॉमी होती है इन जनरल। तो कभी मैं सरप्लस इकोनॉमी कहूं तो मतलब कि प्रोडक्शन बहुत हाई है, और सबसिस्टेंस मतलब प्रोडक्शन और कंजम्पशन बराबर है, और डेस्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन कम है और कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ है। ये टर्म है, इससे इसमें आपको और इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बाकी जनरल टर्म है जो हमको क्या करना है, समझना है। नाउ इफ यू रिमेंबर द डायग्राम जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, उसमें मैंने कुछ टर्म यूज किए थे। पहला टर्म था सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज। मैंने कहा था सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज, तो ये कहां से जाता है, हाउस होल्ड से प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशन की ओर जाता है। तो एक लाइन उसके लिए एक स्टेटमेंट है जो आपको इकोनॉमी में लिखने के काम आएगा, एंड यू मस्ट हैव द वोकैब रेडी या स्टेटमेंट रेडी। तो वो क्या होगा, फंक्शनल मूवमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोडक्शन सेक्टर। और सही बात है, यही बात तो मैंने आपको बताई थी कि ये क्या था, प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशन, ये था हाउस होल्ड, और यहाँ से इसका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो फैक्टर सर्विसेज का मूवमेंट हाउस होल्ड से प्रोडक्शन सेक्टर की ओर को क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फिर मैंने कहा था उसमें सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जब प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशन से जो हाउस होल्ड इंस्टीट्यूशन की ओर आता है। तो मूवमेंट ऑफ finished goods and services from production sector to household institution, household sector या household institution, उसको आप क्या कहेंगे, supply of final goods and services। then एक टर्म मैंने कहा था कंजम्पशन, जब ये हो जाएगा फाइनल सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज, सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो आप कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। तो कंजम्पशन के लिए जो एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड सेक्टर कर रही है उस कंट्री के अंदर, मतलब क्या चीजें जो प्रोडक्शन हो रही हैं उसका आप कंजम्पशन कर रहे हैं इस कंट्री में, वेदर इट इज मोबाइल फोन, कार, ऑटोमोबाइल्स, एनीथिंग दैट इज कंजम्पशन, उसके लिए आप कुछ खर्च करेंगे। एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, यू नो दिस वन, कि भाई यहां से सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज गया, यहां से सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, आपने कंज्यूम किया तो बदले में आपने पैसे दिए जिसको टोटल रिसिप्ट कहा जाता है, और आपने क्या किया है, फैक्टर पेमेंट किया है। और इसी को मैंने कहा क्या कहा था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, म्यूचुअली डिपेंडेंट फ्लो
ऑफ सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज आपने दिया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दिया, और इसी के टुगेदर फ्लो को क्या कहा जाता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, मतलब ओवरऑल जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी है विच इज हैपनिंग बिटवीन हाउसहोल्ड इंस्टीट्यूशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर, और उसके बीच में जो म्यूचुअली डिपेंडेंसी है उसी को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, नाउ अब उसमें एक टर्म जो बच गया वो था, याद करिए मैंने आपको बताया था हाउसहोल्ड इंस्टीट्यूशन के बारे में, हाउसहोल्ड सेक्टर या हाउसहोल्ड इंस्टीट्यूशन। वेदर आई हैव टोल्ड यू कि पॉपुलेशन है 125 करोड़, और इस पॉपुलेशन की कुछ क्या है? जरूरतें हैं, नीड है, और इनके पास क्या है? रिसोर्सेस है। ठीक है, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड लोअर इनकम ग्रुप। और मिडिल इनकम ग्रुप को 3 पार्ट में अभी मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट्स नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ। ठीक है, फिर मैंने कहा था इनके पास रिसोर्सेस है, और उन्हीं रिसोर्सेस को मैंने कहा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो चीजें जो किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए जरूरत पड़ेगी, जिसमें मैंने आपको 4 नाम बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर लैंड का इस्तेमाल कर रहा है, कौन कर रहा है? अगर प्रोडक्शन सेक्टर आपसे लैंड ले रहा है, किससे लेगा? हाउस होल्ड इंस्टीट्यूशन से। तो बदले में आपको क्या देगा? जो आपकी इनकम होगी, ये क्या है? फैक्टर सर्विसेज, और ये क्या होगा? आपका फैक्टर इनकम। तो आपके इनकम को क्या बोला जाएगा? रेंटल इनकम। क्या बोलेंगे? रेंटल इनकम। आपको बदले में क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर का जो इनकम होता है उसको इकोनॉमिक जार्गन में क्या कहते हैं? वेज इनकम। क्या कहेंगे? वेज इनकम। कैपिटल, जब बैंक या कोई भी आपको पैसा देगा तो बदले में आपसे जो पैसा लेगा उसको हम क्या कहेंगे? इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको क्या कहेंगे? इंटरेस्ट इनकम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटरप्रेन्योर अगर आपके यहाँ काम कर रहा है तो आपसे वो क्या करेगा? डिविडेंड लेगा या प्रॉफिट लेगा, तो उसको आप क्या कहेंगे? प्रॉफिट इनकम। ठीक है, तो ये फैक्टर सर्विसेज है, और बदले में जो फैक्टर इनकम मिलते हैं उसको अलग अलग लोगों को अलग अलग नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है वो पैसा ही, बट लैंड के बदले में आपको रेंट मिलेगा, लेबर के बदले में आपको वेजेस मिलेंगे, और कैपिटल के बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और प्रॉफिट के एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी पढ़ा, अभी हम लोग प्रोडक्शन सेक्टर को डिटेल में नहीं देखा है, हाउस होल्ड को डिटेल में नहीं देखा है, बट जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसमें चाहे वो सप्लाई ऑफ फैक्टर सर्विसेज हो, सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो, फैक्टर सर्विसेज हो, उसके बारे में थोड़ा हम लोगों ने समझने की क्या की है? कोशिश की है। ठीक, नाउ जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक, वन इज नोन एज गुड और वर्चुअस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब या तो वो बड़ा अच्छा है या उसको हम वर्चुअस भी कहते हैं, और एक होता है जिसको आप बैड या विसियस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो गुड कौन सा होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और बैड कौन सा होगा? अगर किसी कंट्री में जो सर्कुलर फ्लो है वो लगातार वहां पे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट दिख रहा है प्रोडक्शन और कंजम्पशन में। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, एक कार बना रही है, तो कितने कार बना रही है? शुरू में 100 कार, अगले साल उसने कितना बनाया? 150, उसके अगले साल कितना बनाया? 200, उसके अगले साल कितना बनाया? 300, उसके अगले साल कितना बनाया? 500।
तो ऐसे करके लगातार प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और वो इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि कंजम्पशन भी लगातार लोगों का बढ़ रहा है। और आपको पता है जब प्रोडक्शन बढ़ेगा उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि ज्यादा इंजीनियर्स चाहिए कार बनाने के लिए। एंड व्हेन यू विल गेट द एम्प्लॉयमेंट, तो इनकम जनरेट होगा सोसाइटी में। जब इनकम जनरेट होगा तो आप कंजम्पशन भी करेंगे, कुछ खरीदेंगे, जो भी आपकी अनफुलफिल्ड डिमांड होगी। ठीक है, पहली बार इंजीनियर्स को जॉब मिलता है तो दो चीज खरीदते हैं, इधर मोबाइल और कार। जनरली लोगों की मोबाइल ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि उसके पैसे क्या रहते हैं, कम रहते हैं, और आपकी मोबाइल की जो डिमांड रहती है, जो आपको चाहिए होता है, वो अनफुलफिल्ड रहता है कि आपको चाहिए एप्पल, और आपको घर वालों ने वन प्लस दे करके रखा हुआ है। तो आप क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं अपने आप को और यू बाय अ कार। ठीक है, सो आप क्या करते हैं, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, आपकी सेविंग बढ़ेगी, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और आपका फ्यूचर इनकम भी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, और गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, और टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, और गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, खर्च करेगी। तो ये जो लगातार प्रोडक्शन और कंजम्पशन बढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, आपके देश में एक अच्छा इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो उसको हम कहेंगे कि वो अच्छा है, गुड है, वर्चुअस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। तो बैड क्या होगा, ऑब्वियस बात है, इसका ऑपोजिट होगा। अगर सर्कुलर फ्लो जो वहां पे हो रहा है, अगर उसमें स्टेग्नेशन हो गया है, मतलब प्रोडक्शन लेवल नहीं बढ़ रहा है, या फिर कंटिन्यूअस डिक्लाइन हो रहा है उसमें, मतलब ये ज्यादा था पहले, अब कम हो रहा है, अब और कम हो रहा है। जितना कम होगा उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट होगा, उतना ज्यादा कंजम्पशन इफेक्ट होगा, उतना ज्यादा टैक्स कलेक्शन और सारी चीजें अफेक्ट होंगी। तो प्रोडक्शन और कंजम्पशन में लगातार क्या हो रहा है, डिक्लाइन अगर दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे कि वहां पे विसियस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। क्या है, विसियस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, और यू कैन से इट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। अभी हम लोग इकोनॉमी को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ऐसे समझिए, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसा नहीं कि जाते साथ आप बैट उठा लिया आपने, और आपने बोला कि इधर से बॉल आएगी और आपको उसको क्या करना है, पहले गेम को हमको समझना है। तो इकोनॉमी एज ए गेम को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके इकोनॉमिक जार्गन से हम फेमिलियर हो रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं और थोड़ा इकोनॉमिक जार्गन से फेमिलियर भी हो रहे हैं, ताकि जब आने वाली क्लासेस में मैं उस टर्म को इस्तेमाल करूं तो आप कनेक्ट कर पाए कि हाँ ये इसका मतलब है। ठीक है, टू थिंग हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, जो किसके किसके बीच में हो रहा है, प्रोडक्शन सेक्टर और किसके बीच में हो रहा है, ये प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशन था या प्रोडक्शन सेक्टर था, और दूसरा था हाउस होल्ड इंस्टीट्यूशन। इन दोनों के बीच में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा था, ठीक है, अगर वो स्टेबल है या फर्म है, जबकि एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूएस में रिसेशन आ जाता है किसी वजह से, तो आपको पता है कि इंडिया टुडे इज अ ग्लोबल वर्ल्ड, एंड ऑल कंट्रीज आर मोर और लेस दे आर कनेक्टेड। सब लोग, कुछ लोग ज्यादा इंटीग्रेटेड हैं वर्ल्ड से और कुछ लोग कम हैं, बट वी आर कनेक्टेड। अगर वहां पे कोई चीज अफेक्ट हो रहा है, वहां पे रिसेशन आएगा, तो हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की अमेरिकन कंपनीज का। तो उनका घर अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो पहले अपना पैसा लेके वहां चले जाएंगे, और हमारे यहाँ से जो लोग वहां काम करने गए हैं उनको वहां से क्या करा जाएगा, फायर किया जाएगा। तो उसका अफेक्ट हमको हो रहा होगा। तो सिमिलरली, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस होता है, उसके बावजूद हमारी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, हमारा जो इकोनॉमी है, वो क्या है, स्टेबल है और फर्म है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो स्ट्रांग है, या हमारी जो कंट्री है, हमारी जो इकोनॉमी है, दैट इज हैविंग ए स्ट्रांग फंडामेंटल। तो जब आप न्यूज देखेंगे, मनी कंट्रोल, सीएनबीसी या जी बिजनेस, इस तरीके के न्यूज अगर आप देखते हैं स्टॉक होल्डिंग के, तो उसमें कहते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है कि अगर किसी तरीके का शॉक आता है तो भी उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाई देगा।
जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अगर आज कोरोना वायरस आ गया है तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो अफेक्ट होना चाहिए वो एजुकेशन को लेकर के उतना ज्यादा, अगर मैं एक कंटेक्स्ट में कहूँ तो उतना ज्यादा नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें अवेलेबल थी जिसकी वजह से आज क्लासेस हम कंडक्ट कर सकते हैं। बट अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती, क्लासेस कंडक्ट नहीं कर पाते, तो जरूर बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा होता। इसका मतलब क्या है कि हमारा वो वाला इंडस्ट्री जो है वो स्टेबल है, फर्म है, इन स्पाइट ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। तो हम कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है या स्ट्रॉन्ग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। ठीक है, लेकिन फिर मैंने कहा था आपको कि इंडिया जो है एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का क्या है, पार्ट है। अगर कहीं पे कोई इवेंट हो वर्ल्ड में, खासकर जो डेवलप कंट्री है वहां पे, जिनसे हमारा रिलेशन, इंटीग्रेशन या इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, चाहे वो ऑयल को लेकर के, अगर मान लेते हैं कि ईरान में इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, अमेरिका इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है और ईरान से हम तेल को इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इकोनॉमी का, हम कितना परसेंट तेल ईरान से लेते हैं और उस तेल को लेने के लिए कहीं और से लेंगे, तो हो सकता है कि वो अब से प्राइसेस बढ़ा दे। अगर वो प्राइस बढ़ा देगा तो हमारे इंपोर्ट को क्या हो जाएगा, हमारा जो इंपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अगर हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेस कहीं से होता भी है, तो वो क्या करेगा, तुरंत रिकवर अगर फास्ट कर सकता है, मतलब उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। जैसे मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो 1-2-3 महीने के अंदर में लोगों ने क्या कर लिया, अपने हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। जो लोग टेक्नोलॉजी को लेकर के फेमिलियर नहीं थे, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, इधर बाई कंपल्शन ऑल्सो। तो हम कहेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो रेजिलिएंट इकोनॉमी है, कि जो एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेस बाहर से आ रहे हैं उसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसके एडवर्स इफेक्ट से रिकवर कर पा रहे हैं। देन वी विल से वी आर हैविंग अ रेजिलिएंट इकोनॉमी। ठीक है, तो रेजिलिएंट इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, ये सारे टर्म्स से मैं समझता हूं कि आपको थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी क्या है, हो गई है। Now the question arises कि if you want to make your economy resilient, अगर आपको resilient economy बनानी है तो क्या करना चाहिए। तो you have to remember कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन है, प्रोडक्शन में कौन कौन चीजें कंट्रीब्यूट करती है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीजें ही कंट्रीब्यूट करती है। इन्हीं को अगर हम अच्छा कर लें तो हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, रेजिलिएंट हो जाएगी। नाउ अंडरस्टैंडिंग वन बाय वन, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लैंड क्या होता है। व्हाट इज लैंड। लैंड का मतलब यहाँ पे जमीन से नहीं है, याद रखिएगा, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द लैंड that you understand, but what is land? Land means production capability which is found in various kind of natural resources is called land. For example, soil is a resource but fertility of soil is a land. अगर वो जमीन बंजर है तो उसको हम लैंड नहीं कहेंगे। अगर आपका घर है और रेंटेड आउट नहीं है और इनकम जनरेट नहीं कर रहा है तो हम उसको लैंड नहीं कहेंगे। ठीक है, बट लैंड इज बियॉन्ड दैट, मतलब प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, ऐसी रिसोर्स जहां पे आपके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी हो उसको हम लैंड कहेंगे। ठीक है। सेकंड, विंड इज अ रिसोर्स बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज लैंड। वन मोर एग्जांपल, cloud is resource but moisture content of cloud is land। ठीक है, क्योंकि उससे बारिश होगी, बारिश होगी तो फसल होगा, तो हमारे लिए क्या है, लैंड है। मतलब प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, उसकी वजह से प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में कहीं भी तो बढ़ेगा। तो वो नेचुरल रिसोर्स में अगर पाया जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, लैंड कहेंगे। ठीक। सेकेंड, लेबर। So the production capability which is found in human body and mind is called labor। Mind मतलब intellectual labor,
जो इंजीनियर्स हमारे यहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, दैट दे आर इंटेलेक्चुअल लेबर। और जो लोग सीमेंट के बोरी ढो रहे हैं या जो रिक्शा चला रहे हैं, दे आर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, तो दैट इज मैनुअल लेबर। और उसको काम करने के बाद अगर वो प्रोडक्शन इन कैपेबिलिटी मतलब इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे? लेबर। थर्ड, कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? प्रोडक्शन कैपेबिलिटी विच इज फाउंड इन ह्यूमन मेड रिसोर्सेस या मैन मेड रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्स लैंड, फिजिकल बॉडी एंड माइंड लेबर। कैपिटल, कैपिटल को किसने बनाया है? हमने बनाया है। अब होता क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो कैपिटल इज एक्चुअली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। पहला, हमने फिजिकल कैपिटल बनाया है, मतलब अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाई है और उसको रेंट पे दे दिया, या आपकी पूरी बिल्डिंग है और आपने उसको बेच दिया, तो उससे आपके पैसे जनरेट हुए कि नहीं? प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है या नहीं है? और किसने बनाया है? मैन मेड रिसोर्सेस है, नेचुरल तो है नहीं, तो वो क्या है? फिजिकल कैपिटल है। आपने एरोप्लेन्स बनाए हैं और उसमें जब लोग ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए इनकम जनरेट होता है, या आपने किसी कंट्री को या किसी एयरलाइन को एरोप्लेन बेचा है तो आपको पैसे जनरेट हुए, दैट इज फिजिकल कैपिटल। देन यू सेंड सैटेलाइट्स, और उससे क्या होता है? आपकी इनकम जनरेट होती है, वेदर इट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट या वेदर फोरकास्टिंग, तो उससे भी आपकी इनकम जनरेट, तो वो फिजिकल कैपिटल होगा जिसको आपने बनाया है। सेकेंड, financial capital. What is financial capital? Production capacity which is found in money या derivatives of money. For example, अगर आपने कहीं पे पैसे लगाए, for example you have invested in gold, and how you are able to invest? Because you have money which is created by us, और वो फाइनेंशियल कैपिटल है, तो इससे आप और पैसे कमा सकते हैं, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो दैट इज फाइनेंशियल कैपिटल। और डेरिवेटिव्स ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ? आप कहीं का बॉन्ड खरीद लीजिए, डिबेंचर खरीद लीजिए, मैं बताऊंगा आगे क्या होता है बॉन्ड डिबेंचर, शेयर्स खरीद लीजिए, या किसी को डिमांड ड्राफ्ट या एफडी करा लीजिए, ये सब क्या है? मनी के क्या है? डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मिल्क, ठीक है, मिल्क से आप क्या बना सकते हैं? कर्ड बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? और जो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मिल्क जो है आपका प्राइमरी प्रोडक्ट है, बट कर्ड उसका डेरिवेटिव है, उससे क्या क्या चीजें और हो सकती हैं? तो पैसे से ही आपका बॉन्ड, डिबेंचर, चेक, एफडी, डीडी, ये सब चीजें क्या होती है? बनती है। दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ मनी, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, बिकॉज आप देखिए जब आप कार खरीदने जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते हैं, तो आप क्या करते हैं? उसको बैंक से फाइनेंस करा लेते हैं, और बैंक से फाइनेंस कराते हैं तो उनको आप चेक देते हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ मनी। हर महीने आपको इतने तारीख को इतना पैसा आपका डिडक्ट हो जाता है, बिकॉज यू डोंट हैव मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, इसलिए तो आप लोन लेते हैं, ठीक है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ मनी। एंड द थर्ड इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल, मतलब प्रोडक्शन कैपेबिलिटी विच इज फाउंड इन आइडियाज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप, टुडे स्टार्टअप, जितने भी ई कॉमर्स साइट हैं, तो एक आइडिया था जिसकी वजह से ये क्या हो पाया? चालू हो पाया, और उसकी वजह से क्या हुआ? प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा क्या हो गई है? बढ़ गई। ये जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, उसको 3 टाइप के होते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज नोन एज आर्टिस्टिक कैपिटल। आर्टिस्टिक कैपिटल, व्हाट इज आर्टिस्टिक कैपिटल? अगर कोई कलाकार है, आर्टिस्ट है, उसने कोई चीज बनाया है और उससे वो क्या कर रहा है? प्रोडक्शन, मतलब कैपेबिलिटी का मतलब इनकम जनरेट कर पा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो एक तरीके का क्या है? कैपिटल है, विच इज द फॉर्म ऑफ आर्ट। तो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी विच इज फाउंड इन आर्टिस्टिक आइडिया, चाहे आप म्यूजिक हो, नॉवल हो, मूवी हो, और इस तरीके की कोई भी चीज हो, तो वो आपके आर्टिस्टिक कैपिटल का पार्ट है, तो उसको सिक्योर करना जरूरी है। आपने इतना मेहनत करके एक स्टोरी बनाई, एक गाना बनाया, उसको कोई कॉपी करके और कुछ कर रहा है, तो आपको सिक्योर करना बहुत जरूरी है। तो सिक्योरिटी के लिए जो चीज लागू की जाती है उसको कहा जाता है कॉपीराइट, ठीक है। किसी कोचिंग का मटेरियल है या कुछ और है,
तो उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, तो आर्टिस्टिक कैपिटल को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? कॉपीराइट के थ्रू। दूसरी बात, एक होता है जिसको आप कहते हैं साइंटिफिक कैपिटल। आपने कोई फॉर्मूला बनाया कोरोना वायरस का और आपने बहुत मेहनत की और आपने खूब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद बहुत सारे बीमारी के क्या किए हैं, टेक्नोलॉजी बनाई है, फॉर्मूला बनाया हुआ है, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई भी क्या करेगा कि उसको इस्तेमाल करके किसी दूसरी चीजों को, अब उसको कंटेंट समझ में आ गया है, तो उसको इस्तेमाल करके दूसरा चीज क्या कर सकता है, बना सकता है, जिससे कि आपका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट था वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो बेटर है कि उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो उस प्रोटेक्शन को हम कहते हैं पेटेंट। क्या कहते हैं? पेटेंट। तो फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी आपने बनाया है तो उसको प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है? पेटेंट। जनरली मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। तीसरी बात है इंटेलेक्चुअल बिजनेस कैपिटल। ये क्या होता है? अगर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी विच इज फाउंड इन बिजनेस आइडियाज, ठीक है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? ट्रेडमार्क के थ्रू। आपका एक ट्रेडमार्क होगा, रिलायंस का होगा, आपकी कंपनी का होगा, बहुत लोगों का क्या हो सकता है? एक ट्रेडमार्क हो सकता है। ठीक है। आपने सुना होगा एक टर्म के बारे में जिसको आप कहते हैं, अब आपके पास लैंड है, जमीन है कहीं पे, तो उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, नहीं तो पता चला कोई आकर के उसको क्या कर रहा है? कैप्चर कर ले रहा है। उसी हिसाब से आइडियाज को भी क्या माना गया है? एक तरीके का कैपिटल माना गया है, जिसको आप क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल कैपिटल। तो उसको भी प्रोटेक्ट करने की क्या है? जरूरत है। तो इन तीनों को जो प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के क्या होते हैं? कानून होते हैं, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। और इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, तभी तो आप सोचिए, आप 10 साल आपने काम किया है, रिसर्च डेवलपमेंट करके एक दवाई बनाई है, कोई आ रहा है उसको फोटोकॉपी कर ले रहा है। आपने एक मूवी बनाई है जिसमें आपने करोड़ों रुपए लगाए हैं और कोई 10 रुपए के सीडी में उसको कॉपी कर ले रहा है। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं? उसको जिसने इतनी मेहनत की है, रिकॉग्नाइज, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए क्या होना चाहिए? उसको कुछ रॉयल्टी या कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड के रूप में मिलना जरूरी है। इस वजह से उसका कोई मिसयूज ना कर सके, उस वजह से ये कानून बनाया गया है। नहीं तो अदरवाइज आने वाले समय में कोई भी इन चीजों को क्या नहीं करेगा? प्रमोट नहीं करेगा। कौन अपनी लाइफ का इतना बड़ा समय वेस्ट करके वो सोचेगा कोई और बनाएगा तो हम क्या करेंगे? कॉपीराइट या पेटेंट कर लेंगे, मतलब वो उसका यूज कर लेंगे डुप्लीकेट बना करके। तो इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, और इसको जो प्रोटेक्शन के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये आपकी प्रॉपर्टी है, बौद्धिक संपदा है, जिस पे आपका अधिकार होता है। ठीक है, आपने डिस्कवर इसको किया है, इन्वेंट किया है, तो आप पे इसका क्या होगा? अधिकार होगा। और उसको प्रोटेक्ट, इन तीनों को ही हम क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब कलेक्टिवली दिस थ्री राइट्स, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो किसी कंट्री को भी मिल सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन को भी मिल सकता है, और किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल परसेप्शन आईएएस एकेडमी, आपने कुछ नया किया है तो आपको भी उसका राइट मिल सकता है। कंट्री है इंडिया, उसको भी मिल सकता है। और इंडिविजुअल, मैं अकेले चाहूं तो मैंने अगर कुछ ऐसा किया है तो मुझे वो क्या है? प्रोटेक्शन का राइट्स क्या हो सकता है? मिल सकता है। तो इन तीनों को जब आप मिलाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सिर्फ कंट्री को नहीं, इंडिविजुअल को, इंस्टीट्यूशन को, या किसी को भी क्या हो सकता है? मिल सकता है। ठीक। नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजाइम। ठीक है, आपने सुना होगा कि गद्दाफी का एक क्या था? रेजाइम था। ठीक है, वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या है? रेजाइम है। मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कानूनी रूप से लीगल, संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल
और किसी तरीके से पॉलिसी का व्यवस्था किसी कंट्री में हो, ताकि जो भी उसमें क्या कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना रहा है, उसको आप रिकॉग्नाइज करिए कि हाँ हम आपने ये चीज बनाया है, उसको प्रोटेक्शन दीजिए कि कोई इसका फोटोकॉपी ना कर पाए किसी तरीके का डुप्लीकेशन, और प्रमोट करिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ मुझे उस एरिया में क्या हो रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा, लोग मोटिवेट होंगे। तो इस तरीके का जो लीगल व्यवस्था, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट और पॉलिसी अरेंजमेंट किया है आपने, उसी को क्या कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजाइम। कि आपकी कंट्री में आपने कोई गलत करेगा तो लीगल एक्शन आप उसके खिलाफ ले सकते हैं, इंस्टीट्यूशन है उसके लिए बना हुआ, आपने उसके लिए कुछ पॉलिसी अरेंजमेंट किया हुआ है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करें, प्रमोट कर सकें। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजाइम है वो दो लेवल पे आप देख सकते हैं। भाई कंट्री के लेवल पे अगर किसी ने आपके साथ कुछ किया तो आपके पास तो अरेंजमेंट है, मान लीजिए आप चले जाएंगे, लेकिन वर्ल्ड में किसी ने इसका इस्तेमाल कर लिया तो इसको दो लेवल पे डेवलप किया गया है। नेशनल लेवल पे उसको कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट के थ्रू आप सिक्योर करते हैं, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जो इसको गाइड करता है, इन तीनों चीजों को जो गाइड करता है उसको कहा जाता है, जो कानून है उसको कहा जाता है ट्रिप्स। मतलब सारी कंट्री ने एक अग्रीमेंट साइन किया है कि हम इस चीज से क्या करते हैं, वाकिफ रखते हैं या हम अग्री हैं इसको लेकर के। और इसको बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं इसको, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो वर्ल्ड में अगर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है तो इसके लिए जो अग्रीमेंट है जिसमें मोस्ट ऑफ द कंट्री अग्री किए हैं, उस अग्रीमेंट को क्या कहते हैं, साइन किए हैं, उसको ट्रिप्स कहा जाता है कि हाँ हम इससे क्या करते हैं, अग्री करते हैं। और वो इंस्टीट्यूशन कौन है जो इस चीज को क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसका नाम है विपो। विपो का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है कि वो क्या करे, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो ट्रेड हो रहा है उसको क्या करे, रेगुलेट करे। ठीक है, नहीं तो कोई भी हो सकता है कि अमेरिका में बहुत मेहनत करने के बाद कोई चीज को बनाया गया हो और चाइना और इंडिया जैसी कंट्री में उसको क्या कर लिया जाए, बहुत आसानी से फोटोकॉपी या डुप्लीकेट बना करके उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। तो इतने सालों की जो मेहनत थी उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो कोई भी आगे प्रमोट नहीं करेगा उन चीजों को। ठीक है, तो और ये जो विपो है वो किस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, WTO, जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या नाम है इसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रुकते हैं। यहाँ पे हमने अभी फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा है। ये जो PPT है